एक ऐसा आसन जिसका वर्णन शिव संहिता में किया गया है और ये आसन हठयोग के सर्वश्रेष्ठ आसनों में से भी एक आसन है और हर हठ योगी का भी ये प्रिय आसन है, जिसमें पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग हो जाता है। तो कौन सा है वो आसन, किस तरीके से किया जाता है, क्या है उसके फायदे और क्या बरतनी चाहिए आपको सावधानियाँ, इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का दी योगा डेस्टिनी में। आज हम बात करेंगे पश्चिमोत्तानासन के बारे में। तो पश्चिमोत्तानासन शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन शब्द संस्कृत का शब्द है जो संस्कृत के और 3 शब्दों से बना हुआ है। तो पश्चिम, उत्तान और आसन। पश्चिम का अर्थ होता है पीछे, उत्तान यानी कि खींचा हुआ, आसन यानी कि शरीर की एक स्थिर अवस्था। तो इस तरह से देखें तो इस आसन में हम हमारे शरीर के पीछे हिस्से को पूरी तरह से आगे की ओर खींच के रखते हैं, इसीलिए इसको पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। अब इस आसन को कई जगह पर उग्रासन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको इंग्लिश में सीटेड फॉरवर्ड बैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आसन करने से पहले आपको कुछ सूर्य नमस्कार या तो कुछ आसनों का अभ्यास, जैसे कि त्रिकोणासन है, वीरभद्रासना है, वृक्षासन है और बैठ के किए जाने वाले आसनों में जानुशीर्षासन है या बद्धकोणासन है, इस तरह के आसनों के अभ्यास करने हैं या तो आपको सूर्य नमस्कार करना है, जिससे आपका बॉडी जो है वो इस आसन के लिए रेडी हो जाएगा और आप इस आसन को अच्छे से कर पाओगे और ज़्यादा देर तक इसमें रुक पाओगे। तो ये वार्म अप के तौर पे कर लीजिए और उसके साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो ये कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए ये देखते हैं। तो जिन लोगों को स्लिप डिस्क है या साइटिका की प्रॉब्लम है या लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो उन लोगों को इस आसन का अभ्यास करने से पहले एक बार डॉक्टर की राय ज़रूर ले लेनी है। और अगर किसी को हिप्स या हैमस्ट्रिंग्स के मसल्स है या पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई गई है, तो वो लोग भी एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को दस्त की बीमारी है या हाल ही में ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो उन लोगों को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और जिनको दम यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। बाकी हर कोई खाना खाने की कम से कम 3 घंटे बाद, और अगर आपने कुछ लिक्विड लिया है तो आधे पौने घंटे के बाद इस आसन का अभ्यास कर सकता है। अब आज इस आसन को मैं 3 तरीके से आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से करके दिखाऊंगी, उसके बाद सपोर्ट के साथ कैसे करना है, और जो लोग ज़मीन के ऊपर नहीं बैठ पाते हैं वो लोग किस तरह से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है ये देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम इस आसन को जिसे नॉर्मल तरीके से किया जाता है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको दोनों पैरों को सीधा इस तरह से सामने खोलकर बैठ जाना है। आपके जो पैर हैं वो पूरी तरह से ज़मीन से लगे रहने चाहिए। आपके घुटने और ज़मीन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आपके दोनों घुटने मिले हुए होंगे, पैर के पंजे भी मिले हुए होंगे। तो इस तरह से दंडासन की अवस्था में बैठ जाए। अपनी उंगली और अंगूठों को अपने चेहरे की ओर खींच के रखें। फिर यहाँ पर सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और फिर सांस को छोड़ते हुए देखिए स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखते हुए ही हमें नीचे आना है। स्पाइन को इस तरह से आपको मोड़ के पूरी तरह से नीचे जाने की कोशिश नहीं करनी है। तो स्पाइन को पूरी तरह से ऐसे सीधा रखें और फिर सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर प्रेस करते जाएं और अपना जो लोअर बेली है वो अपने थाइस के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे आप नीचे झुकोगे तो आपका जो लोअर बेली है वो थाइस के ऊपर टच होगा। सांस छोड़ते जाए, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, धीरे धीरे से ऐसे नीचे जाए। सबसे पहले अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे से अपने सर को अपने घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करें और फिर लास्ट में आपकी जो दोनों कोहनियाँ हैं उसको भी ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश करें। इस तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप नीचे जाए।
यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, या तो सांस को बाहर की ओर रोक के भी रख सकते हैं। कम से कम 30 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें और 3 बार इसको रिपीट करें। और फिर सांस भरते हुए देखिए, पहले हाथों को सीधा करेंगे, फिर स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखते हुए ही ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप अपने पैर के अंगूठों को नहीं पकड़ पा रहे हो, अपना जो सर है वो घुटनों के ऊपर नहीं लगा पाते हो, तो आपको किस तरह से करना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई दुपट्टा ले लीजिए या इस तरह का कोई स्ट्रिप्स ले लीजिए, जिससे आप अपने पैरों को पकड़ेंगे, और एक ऐसे तकिया ले लीजिए जिसको पैरों के ऊपर रख लीजिए, जहां आप अपना सर आराम से यहां पर लगा सकते हैं। तो अब हाथों से दुपट्टे को पकड़ ले, स्पाइन को पूरी तरह से सीधा करें, अपनी पैरों की जो पोजीशन है वो जैसी पहले थी ठीक उसी तरह से रहेगी। अब स्पाइन सीधा करेंगे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखते हुए हमें नीचे जाना है और अपने सर को तकिए के ऊपर रख देना है। और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए आप आराम से 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से रुक सकते हैं। इस आसन को कंटिन्यू 5 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। और अगर आपके पास तकिया नहीं है, स्ट्रिप्स नहीं है, तब आप इस आसन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर माना कि आपको जो बेनिफिट है वो उससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल ही ना करें, उससे अच्छा है कि किसी भी तरह से आपका ये आसन हो। तो उसके लिए आपको घुटनों को थोड़ा ऐसे मोड़ लेना है, ऊपर की ओर रखना है और फिर सांस को भरना है और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से ऐसे नीचे झुकना है। तो इस तरह से भी आप इस आसन को कर सकते हैं। और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। ध्यान रहे, सबसे पहले मैंने जो बताया वही सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन आप बिल्कुल ही नहीं अभ्यास करते हैं तो उससे अच्छा है कि आप किसी भी तरह से इसका एक बार अभ्यास करना शुरू करें। इसलिए इतने सारे वेरिएशन के साथ मैं आपको बता रही हूँ। अभी लास्ट में मैं आपको चेयर के ऊपर बैठकर भी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले एक बात खास ध्यान में रखें कि जब भी आप आगे की ओर झुकने वाला कोई आसन करते हैं तो एक बार उससे रिवर्स पोज भी आपको करना है। तो यहाँ हम आगे झुककर पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, तो इसका रिवर्स पोज आप भुजंगासन कर सकते हैं, या तो उष्ट्रासन कर सकते हैं, पूर्वोत्तानासन कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी आसन इसके बाद ज़रूर करें, जिससे आपकी स्पाइन में जो भी खिंचाव तनाव आया है तो वो दोनों ही बैलेंस हो जाएगा। पहले हमने आगे खींचा तो बाद में उसके पीछे खींचेंगे, तो वो पूरी तरह से बैलेंस होकर आपकी स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। तो हमेशा एक आसन का जो काउंटर पोज होता है उसको ज़रूर फॉलो करें। और अब हम चेयर के ऊपर बैठकर कैसे करना है ये देखते हैं। अब जो लोग ज़मीन के ऊपर बैठकर नहीं कर पाते हैं वो लोग इस तरह से चेयर के ऊपर बैठकर, सोफे के ऊपर बैठकर, टेबल के ऊपर बैठकर या तो बेड के ऊपर बैठकर भी इस तरह से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो अब करना कैसे है, दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों पैरों की उंगली और अंगूठे को अपनी ओर खींच के रखेंगे, स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, स्पाइन सीधी हो जाए। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से इसे नीचे झुके और पहले अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए। यहाँ पर भी आप अपने दुपट्टे या स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और पिलो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाते हैं तो पिलो रख लीजिए और धीरे धीरे से अपने सर को अपने घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करें, या तो सांस को बाहर की ओर रोक के रखेंगे और कम से कम 30 सेकेंड इसको होल्ड करने की कोशिश करें। आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक यहाँ पर रुके रहे। 1 मिनट कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे
और रिलैक्स। अब लास्ट में इस आसन के क्या क्या फ़ायदे हैं ये देख लेते हैं। तो इस आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको हठयोग के सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक माना जाता है। तो ये आसन जिसमें आपके पूरे बॉडी का एक साथ स्ट्रेचिंग हो जाता है। यहाँ पर आपके पैर के जितने भी मसल्स है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, कंधे हैं, हाथ है, गर्दन है, इन सब का एक साथ स्ट्रेचिंग हो जाता है। ये हमारे स्पाइन को एकदम लचीली बनाता है, उसको मजबूत बनाता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। ये आसन पाचन से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है या खट्टी डकार आना, इस तरह की जो भी समस्या है इन सबको भी दूर करता है। ये हमारे पेट की चर्बी को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। और इस आसन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, यानी कि पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, इन सब के फंक्शन को और भी ज़्यादा बेटर बना देता है, जिससे ये प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए इस आसन को डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एक रामबाण इलाज कहा गया है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे वो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और डायबिटीज़ से रिलेटेड मेरा एक अलग से वीडियो भी है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और ये जो आसन है ये हमारे मन को शांत करता है, हमारी चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इन सबको कम करके हमें अनिद्रा की समस्या से, माइग्रेन की समस्या से या हाई बीपी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। ये आसन महिला संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं या प्रेगनेंसी को लेकर जो समस्याएं होती है, या तो मासिक से संबंधित समस्याएं हैं या गर्भाशय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इन सभी समस्याओं को हल करने में भी हमारी मदद करता है। ये आसन से आप अपने शरीर का कद भी बढ़ा सकते हैं, और ख़ासतौर पे बच्चों में कुछ उम्र तक कद बढ़ने की शक्यताएं होती हैं। तो ये आसन करने से जो इन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है उसमें भी ये मदद कर सकता है। तो इन बच्चों को भी नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करवाएं। और ये आसन को आध्यात्मिक तौर पे देखें तो हठयोगी का प्रिय क्यों होता है, क्योंकि ये आसन डायरेक्टली हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसमें प्राण का प्रवाह का गमन करता है, और इस तरह से ये हमारी कुंडलिनी जागरण की जो प्रोसेस होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। इसीलिए इसको हठयोगी का भी प्रिय कहा गया है। इस आसन के इतने सारे फायदे हैं कि इसको आपको नियमित रूप से अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो लोग अपनी स्पाइन को बुढ़ापे में भी जवां रखना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से सीधी रखना चाहते हैं, उसको बैंड नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग आज से नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास अपने रूटीन में शामिल करें। और इसी तरह की योग से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।